अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन इसके पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पहली महिला चांसलर बनी है, नईमा खातून बनी है। अभी रिसेंटली कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई है। 2024 में एएसआई आर्यभट्ट पुरस्कार जीता है पी सुब्बा राव ने। 2024 के ही अप्रैल महीने में शोम्पेन जनजाति ने पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की है अंडमान निकोबार में। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज है युजवेंद्र चहल। सिपिरी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश अमेरिका, भारत चौथे स्थान पर है। 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जिसकी थीम है रीड योर वे। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर मेक्सिको हो जाएगा। 5 बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने। सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया कब गया है? ये मनाया जाता है अप्रैल महीने की 24 तारीख को। तो अभी हाल ही में 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और भारत में जो पंचायती राज मंत्रालय है, इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है हर साल। ये उस ऐतिहासिक दिवस की याद में मनाया जाता है जब 1993 में 73वें क्रम का संविधान संशोधन अधिनियम ये लागू किया गया था। क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों के साथ ही साथ स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय यानी कि तीन लेवल पर जो प्रणाली है ये शुरू की गई थी। 3 स्तर यानी कि इसमें आपका ग्रामीण स्तर, ब्लॉक का लेवल और जिला स्तर ये शामिल है। अब इस पर जो समिति गठित की गई थी ना, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ जो कि याद रखने में आसानी होगी। ट्रिक ये है, कई बार एग्जाम में पंचायती राज पर गठित जो समितियां हैं इनसे सवाल बन जाता है। तो ट्रिक है बैग्स। पंचायत शुरू हुई और जो सरपंच है अपने साथ बैग यानी कि झोला कैरी कर करके ले आए थे। तो बैग्स ये कैसे ट्रिक हुई? बी से बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, इन्होंने सिफारिश की थी 3 स्तर पर पंचायती राज के गठन की। अब यही 3 स्तर है जो कि मैंने आपको बताए थे, ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लेवल का। फिर इन्हीं के बेटे थे अशोक राय मेहता। इन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था है जो कि ये 2 स्तर पर होनी चाहिए, 2 लेवल पर होनी चाहिए, जिला स्तर और मंडल पंचायत यानी कि गांवों का जो समूह होता है। फिर तीसरी समिति थी जीवी के राव समिति। इन्होंने सिफारिश की थी कि पंचायतों में ये जो 5 साल के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव 5 साल में संपन्न कराया जाए। और सिंघवी समिति ने क्या सिफारिश की थी? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश ये सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। तो इसी से हमारा बनता है बैग्स। बी से बलवंत राय मेहता समिति, ए से अशोक राय मेहता समिति, जी से जीवी के राव समिति और एस से सिंघवी समिति हो जाएगा। ठीक है। अब हम ऑप्शन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट डे याद रख लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, ये मनाया गया है अप्रैल महीने की 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, जिसकी थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक यानी कि प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे, ये हम देख चुके हैं। और 25 अप्रैल कल के दिन मनाया गया है मलेरिया डे। इसका भी सवाल आगे मैंने मेंशन किया है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश के अनुरोध पर रोक लगाया है? मतलब कि एक ऐसा देश है जिसका नाम है फिलिस्तीन, ये चाह रहा था कि इसे यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन इस पर रोक लगा दी है अमेरिका ने। अब इसे मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में बता देती हूँ। मतलब कि ना संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन को जो पूर्ण सदस्यता मिलनी थी, इसके लिए जो प्रस्ताव लाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और ये प्रस्ताव अल्जीरिया के द्वारा पेश किया गया था, जिस पर वोटिंग भी हुई है अभी 2-3 दिन पहले ही, है ना। तो वोटिंग के बाद अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इसी वीटो पावर के इस्तेमाल करने के बाद आप कह सकते हैं जो फिलिस्तीन है ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बन सकता है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। अभी जो मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। माफ कीजिएगा, मैंने गलती से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लिख दिया, मैं फिर से लिख देती हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशंस के ही 6 भागों में से एक है। तो इसमें किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम
9 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है? कुल 15 मेंबर होते हैं। 15 में से जो 5 होते हैं, 5 ये होते हैं परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य। क्या भारत स्थायी सदस्य में शामिल है? भारत स्थायी सदस्य में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? यूएसए शामिल है, यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है, इसके अलावा चाइना भी शामिल है और रशिया भी शामिल है। तो 5 होते हैं स्थायी सदस्य देश जिनके नाम मैंने बताए। इसके अलावा 10 अस्थायी होते हैं जिनकी नियुक्ति 2 सालों के लिए की जाती है केवल, है ना। तो 15 सदस्यों की ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो मेंबर हैं, इसमें फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े। उस हिसाब से देखा जाए तो मेजोरिटी थी, ये सदस्य बन सकता था। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ये वोटिंग से दूर रहे। तो माना यह जा रहा था कि गाजा में हुई तबाही के बाद जो अमेरिका है, अमेरिका प्रस्ताव पर वीटो नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका अपना स्टैंड पर बना रहा और वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। यूनाइटेड नेशन में पूर्ण सदस्यता के लिए ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन ने पहली बार प्रयास किया हो। इसके पहले 2011 में एक बार और ये अप्लाई कर चुका है, लेकिन उस समय भी अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पर बैन लगाया था। ठीक है। अब यहां पर मैं एक टर्म यूज कर रही हूं, वीटो। वीटो क्या है? तो अभी जो मैंने आपको बताई है, यूनाइटेड नेशंस में स्थित, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो 5 स्थायी मेंबर कंट्री हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये 5 मेंबर कंट्री है, यानी कि परमानेंट मेंबर कंट्री, इन्हें ही मिला हुआ है वीटो पावर, वीटो शक्ति। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बिना इन 5 देशों की रजामंदी के कोई भी प्रस्ताव ना तो पारित हो सकता है या लागू नहीं किया जा सकता। 5 में से कोई एक सदस्य भी यदि वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो ये जो प्रस्ताव है ये खारिज हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है। फिलिस्तीन की यदि मैं बात करूं तो अभी इसराइल वाला जो मुद्दा चर्चे में था, गाजा स्ट्रिप की भी लोकेशन मैंने आपको बताई है। देखिए, ऐसे कोई स्थल चर्चे में रहते हैं ना, वो एग्जाम का पार्ट डायरेक्ट ही बन जाते हैं। अभी प्रीवियस ईयर ही एमपीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि गाजा स्ट्रिप की लोकेशन किस सागर के पास में है, तो याद रखिए भूमध्य सागर के पास में। ये जो आपको मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है, यही पास इसकी लोकेशन है। फिलिस्तीन की यदि मैं बात करूं तो इस नक्शे में फिलिस्तीन गायब ही आपको दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो फिलिस्तीन को दुनिया के 140 से ज्यादा सदस्य देशों ने, मैं यहां लिख देती हूं, 140 से अधिक देश है दुनिया के जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे रखी है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को अभी भी पूर्ण सदस्यता नहीं दी गई है। जबकि जो इसराइल है, इसराइल को 1947 में ही यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप मिल गई थी। हालांकि फिलहाल यदि देखा जाए तो फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन में गैर सदस्य देश है। बार बार मैं यूनाइटेड नेशन कह रही हूं, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष इसके एंटोनियो गुटेरस। भारत इसका मेंबर कंट्री है, 193 मेंबर कंट्री है। और इसका जो लास्ट मेंबर कंट्री है 193rd, ये हो जाएगा साउथ सुडान। अब हम ऑप्शन के थ्रू एडिशनल चीजें निकालें यदि, तो स्लोवेनिया से आप रिलेट कर सकते हैं कि आर्टेमिस समझौते में शामिल ये 39वें क्रम का मेंबर कंट्री बना है। ईरान की यदि बात की जाए तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में शामिल ये 9वां मेंबर कंट्री बना है। और स्वीडन से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? याद होना चाहिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें शामिल 32वां मेंबर कंट्री बना है स्वीडन। 31वां लास्ट ईयर बना था, वो फिनलैंड था। इस सवाल में ज्यादा समय लग गया, कोई बात नहीं, इसे डिटेल में पढ़ाना भी जरूरी था। हाल ही में कौन सा देश है जो कि 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनने जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर एशिया का पहला ऐसा देश होगा जहां हफ्ते में केवल 4 दिन काम करना होगा, 3 दिन छुट्टी मनाइए। और ये इसी साल 1 दिसंबर से देश के सभी कंपनीज पर लागू हो जाएगा। साथ ही महिलाओं या अधिक उम्र के जो वर्कर्स है, कर्मचारी हैं, और किसी भी देखभाल कर रहे कर्मचारी को लंबी छुट्टी जब चाहे तब काम पर वापसी आने की ये सहमति इसमें बताई गई है। तो ये अच्छा है। ऑप्शन में देखिए मैंने भारत भी लिखा है, आप लोगों की राय जानने के लिए। क्या भारत में ये कल्चर फॉलो होना चाहिए, ये बताएंगे आप लोग। तब तक मैं डिस्कस कर लेती हूँ सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर, जिसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर, भारतीय मूल के थर्मन सगुनरत्नम यहाँ के हो जाएंगे राष्ट्रपति। सिम्बेक्स अभ्यास, सिम्बेक्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में आप रिलेट कर सकते हैं। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए
प्रमुख यूपीआई ऐप से सक्षम हुए, यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकेगा। भारतीय मूल के थरवन सगुनरत्नम यहाँ के राष्ट्रपति बने, मैं बता चुकी हूँ। और यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च करी है। ये हुए करंट अफेयर के फैक्ट। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, कानूनी मान्यता देने वाला साउथ एशिया का पहला देश बना था नेपाल। और कुत्तों की नसबंदी कराने वाला, आप लोग हंस रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है भाई, करंट अफेयर का है और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कुत्तों की, इनकी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला पहला देश बना है भूटान। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, पापुआ न्यू गिनी ने भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा कर्नल एडिसन नेप्यू। तो पीएनजी का मतलब वही है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार कर्नल एडिसन को नियुक्त किया है और ये स्थान लेने जा रहे हैं कमोडोर फिलिप पोलोवरा का। पोलेवरा है। बात की जाए पापुआ न्यू गिनी की, तो ये आप ऑस्ट्रेलिया के पास इसकी लोकेशन देख सकते हैं। सबसे अधिक भाषाएं, 800 से अधिक लैंग्वेजेस यही बोली जाती हैं। और इसकी जो कैपिटल है ये हो जाएगी पोर्ट मोरेस्बी। करेंसी हो जाएगी यहाँ की कीना। ये ऑस्ट्रेनेशिया के अंतर्गत आता है और प्रधानमंत्री इसके जेम्स मेरापे हो जाएंगे। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसी देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। नील मोहन ये भारतीय मूल के हैं, यूट्यूब के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के हैं सीईओ, ये भी भारतीय मूल के हैं। प्रज्ञा मिश्रा ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी इन्हें ही नियुक्त किया है। पांचवा सवाल है, अप्रैल 2023 में किस राज्य में 132वें क्रम का खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ये रिसेंटली मनाया गया मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर में 1891 में जो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, खोंगजोम युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जो बहादुर सेना थे, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी, इन्हें ही सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। मणिपुर राज्य ने हाल ही में 1891 को ये जो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था ना, इस दौरान जो सैन्य कर्मी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, इन्हीं के सम्मान में दिवस मनाया है। यह आयोजन थौबल जिले के खेबाचिंग में स्थित खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं मणिपुर की लोकेशन, जिसकी कैपिटल इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यही है, किबुल लामजौर नेशनल पार्क। लोकटक लेक की भी लोकेशन आप यहीं से पढ़ सकते हैं। इसी मणिपुर में संघाई फेस्टिवल मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में आप ये रिलेट कर सकते हैं, रिसेंटली विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम की शुरुआत है जो कि ये की गई है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सिक्किम जो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना। और असम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? असम का बिहू फेस्टिवल, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। पहली में किस मानवतावादी सम्मान 2021 का, जो अभी 2024 में दिया गया है, किसे मिला है? लेजेंड रतन टाटा जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो केस लिखा है, इसकी फुल फॉर्म बनती है कलिंगा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस। तो सामाजिक विकास और अनुकरणीय कॉर्पोरेट नेतृत्व के लिए रतन टाटा जी को ये सम्मान मिला है। 2008 में इस सम्मान की शुरुआत डॉक्टर अच्युत सामंत के द्वारा की गई थी। ये दुनिया भर में मानवीय कार्यों की भावना को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। रतन टाटा जी, इनसे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इन्हें मिला है। इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इन्हें पहली बार उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। प्रभा वर्मा की यदि बात की जाए तो देखिए, सरस्वती सम्मान अभी जो घोषित किया गया था 33वें क्रम का 2024 में, ये इन्हें मिला है। मोहम्मद सलीम की यदि बात की जाए तो वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर 2024 का इन्होंने ही जीता है। जबकि एक ऑप्शन बच रहा है एम कृष्णा। तो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए संगीता कला निधि सम्मान 2024 का जीता है एम कृष्णा ने। सातवां सवाल है विश्व मलेरिया दिवस से रिलेटेड। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है अप्रैल महीने की 25 तारीख को। अब क्यों मनाया जाता है सभी आप जानते हैं, बेसिक चीजें हैं भाई, वनडे एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हैं। कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, मच्छरों से होने वाला ये जो मलेरिया है, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। क्योंकि WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में भी इसके काफी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।
टीबी की भी कह लीजिए या मलेरिया की भी कह लीजिए। आपको मालूम होगा कि बच्चों के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन अभी अफ्रीकी कंट्री घाना ने लॉन्च करी थी। हालांकि हर साल इसके लिए कोई थीम डिसाइड की जाती है। जब भी थीम लंबी हो वो एग्जाम का पार्ट नहीं बनती, कुछ छूट ना जाए तभी भी मैं मेंशन कर देती हूँ इसे। इस बार की थीम है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इस बार की थीम है शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय। अब यदि मैं बात करूं मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य भारत सरकार का क्या है, तो याद रखें 2030 तक का है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है 23 अप्रैल, अर्थ डे है 22 अप्रैल। आठवां सवाल है डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर जो बना है, ये बन गया है रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो दूरसंचार कंपनी है रिलायंस जियो ने डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ा है चाइना को और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनकर के इतिहास रचा है। इसी के साथ ही जियो के पास 481.8 481.8 मिलियन व्यापक कस्टमर का आधार है, जो कि इसे टेलीकॉम उद्योग में एक मजबूत शेयर धारक बनाता है। इसके मालिक मुकेश अंबानी जी हैं। नवा सवाल है हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी टेस्टिंग रिसेंटली चंडीगढ़ में की गई है। डीआरडीओ ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से तैयार की गई जैकेट इसे 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकती है। बहुत ही लाइट वेट है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय समीर वी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कर्नाटक के तुमकुरु में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया गया। इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य इसरो ने रखा है 2040 तक का। स्काई रूट एरोस्पेस ने जो मतलब आप कह सकते हैं भारत की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने कि क्रायोजेनिक इंजन को विकसित किया है। नाम है धवन 1। 10वां सवाल मैंने रिविजन कर रखा है। आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया है? तो लगातार होते धोखेधड़ी के मामले जो सामने आ रहे थे, इसे इसे देखते हुए आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वर्ल्ड ऐप था इसे बैन कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई। बड़ोदरा गुजरात में हेडक्वार्टर। देवदत्त चंद इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे। लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला जो पहला निजी बैंक बना है, ये बना है एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी सीईओ है ये हो जाएंगे संदीप बख्शी। और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर यदि आप रिलेट करें तो एमएस धोनी हो जाएंगे। हालांकि चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खारा है। स्टैटिक जीके में यदि हम देखें तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र में है। गुप्त शासकों ने निर्माण कराया। राजस्थान के उदयपुर में सहेलियों के बावड़े का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती पनामा नहर यूएस और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल लाइन है। और विधानसभा परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। मैंने कल आपसे पूछा था एलजीबीटीक्यू समुदाय के कल्याण पर भारत सरकार ने एक समिति गठित की है। इसके अध्यक्ष हैं प्रमुख राजीव गौबा। आज का सवाल है 16 से 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की